हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कवर करेंगे। आज का टॉपिक है अली बाबा क्लाउड वीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो क्लाउड पर अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, चाहे वो स्मॉल वेबसाइट हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या कोई कॉरपोरेट एप्लीकेशन। तो चलिए पहले हम समझते हैं ये वीपीसी होता क्या है। उसके लिए मैं ले चलता हूँ अपनी पीडीएफ स्लाइड पे। तो ये यहाँ पे देखिए आप वीपीसी का जो है छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हाट इज़ वीपीसी? वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इट इज़ बेसिकली अ कस्टमाइज्ड प्राइवेट नेटवर्क दैट यू क्रिएट ऑन Alibaba Cloud for your resources. A virtual private cloud is a secure and isolated virtual network on the cloud where you can deploy and access cloud resources. VPC बेसिकली एक सिक्योर और आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क है क्लाउड पर, जहां आप क्लाउड रिसोर्सेज को डिप्लॉय और एक्सेस कर सकते हो। चलिए हम इस VPC को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ करिए कोई एक हाउसिंग सोसाइटी है या एक मोहल्ला है जिसमें हर घर का अपना एक यूनिक एड्रेस है और घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है जो ये डिसाइड करता है कि किसे अंदर आने की परमिशन देना है और किसे नहीं। हर घर के अंदर अलग अलग कमरे होते हैं और उसमें जो है फैमिली मेम्बर्स होते हैं। वैसे ही अली बाबा क्लाउड का जो VPC है एक सोसाइटी या एक मोहल्ले की तरह काम करता है, जिसमें सर्वर्स और डेटाबेस ये एक घर की तरह होते हैं और उस सर्वर्स पे या डेटाबेस पे जो हम IP एड्रेस असाइन करते हैं वो IP एड्रेस उस घर के लिए एक एड्रेस या उस हाउस नंबर का काम करते हैं उसके लिए। और उस VPC में जो हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं वो सिक्योरिटी ग्रुप का काम आप ये समझ लीजिए कि वो घर के बाहर जो गेट कीपर है वो उसका काम करता है। वो सिक्योरिटी ग्रुप ये अलाउ करता है कि इंटरनेट से कौन सी ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करना है, ये सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि VPC के बारे में आपको थोड़ा सा तो आइडिया आ गया होगा कि VPC है क्या और इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है। चलिए अब लेके चलता हूँ मैं आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड पे, और उसमें हम देखेंगे कि VPC की ज़रूरत क्यों होती है हमें। तो नंबर 1, सिक्योरिटी। VPC provides an isolated environment where your servers are not directly exposed to the public internet. This reduces the entry point of hackers. तो ये VPC जो है ये आपको आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देता है जिसमें आपके सर्वर्स डायरेक्टली पब्लिक इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होते हैं। अगर ये पब्लिक इंटरनेट पे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट्स बहुत कम हो जाती हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। You can design your network the way you want. Create multiple subnets, decide which server goes into which subnet, which port to open and which to block. तो इसका मतलब है कि ये VPC जो है ये फ्लेक्सिबल है। इस VPC को आप अपने तरीके से अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हो आप। जैसे आपको कितने सबनेट बनाने हैं या किस सबनेट में आपको कौन सा सर्वर रखना है, किस पोर्ट को आप ओपन रखना चाहते हो या कौन सा पोर्ट आप ब्लॉक करना चाहते हो, ये आप इस VPC पे जो है आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। नंबर 3, कनेक्टिविटी ऑप्शंस। यू कैन कनेक्ट योर ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर टू Alibaba Cloud VPC यूजिंग VPN गेटवे और एक्सप्रेस कनेक्ट। दिस मीन्स योर ऑफिस LAN एंड क्लाउड नेटवर्क कैन वर्क टुगेदर। इसका मतलब आप अपने फिजिकल जो आपका डेटा सेंटर है उसको आप VPN या एक्सप्रेस कनेक्ट के ज़रिए Alibaba Cloud VPC से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपका जो ऑफिस का LAN है और क्लाउड का जो आपका नेटवर्क है ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। नंबर 4, स्केलेबिलिटी। एज योर बिजनेस ग्रोज यू कैन ईजिली ऐड मोर सर्वर्स एंड रिसोर्सेज इनसाइड योर VPC विदाउट एनी डाउन टाइम. So VPC is basically the backbone infrastructure that keeps everything in the cloud secure and organized. मतलब आपका बिज़नेस जैसे वो धीरे धीरे ग्रो करता है तो जाहिर सी बात है
आपको सर्वर्स और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो ये आपका वीपीसी जो है, जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा वैसे वैसे आप अपने वीपीसी के अंदर सर्वर्स और रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हो बिना किसी डाउन टाइम के। इसलिए वीपीसी एक तरीके का बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो क्लाउड पे सब कुछ एक ऑर्गेनाइज तरीके से और सिक्योर तरीके से रखता है। तो अब लास्टली वीपीसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका कंक्लूज़न ये है कि ये सिक्योर है, फ्लेक्सिबल है और कनेक्टिविटी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने लोकल ऑफिस के लैन को जो है अपने क्लाउड नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये स्केलेबल है, इसको हम आसानी से जो है इसका रिसोर्सेज जो है उसको कम कर सकते हैं, उसको ज़रूरत पड़ने पर उसको बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसमें हम देखेंगे वीपीसी कंपोनेंट्स। तो वीपीसी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 वीपीसी नेटवर्क, नंबर 2 वी स्विच यानी वर्चुअल स्विच, नंबर 3 राउट टेबल, नंबर 4 सिक्योरिटी ग्रुप्स, और नंबर 5 नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, नंबर 6 वीपीएन गेटवे। इन कंपोनेंट्स को एक एक करके हम इनको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 आपका है वीपीसी नेटवर्क। दिस इज़ योर इंटायर प्राइवेट नेटवर्क दैट you design. Here you defined a CIDR block, for example 192.168.0.0/16. This becomes the base of your network. मतलब ये VPC नेटवर्क ये पूरी तरीके से जो है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसे आपने खुद डिज़ाइन किया है। VPC में आपने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। इसमें आप CIDR ब्लॉक डिफ़ाइन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको CIDR ब्लॉक के बारे में पता ही होगा। ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये एक यानी एक तरीका है, एक मेथड है IP एलोकेट करने के लिए। और ये अब सेकेंड कंपोनेंट क्या है, वी स्विच, वर्चुअल स्विच। ये अलीबाबा क्लाउड पे जो है इसको हम वी स्विच के नाम से जानते हैं, और AWS अमेज़ोन पे सबनेट के नाम से होता है ये, और आपका जो है अज्यूर जो है उस पर वीनेट के नाम से। तो बेसिकली ये तीनों का काम एक ही है कि इसमें हम जो है वो सबनेट बनाते हैं। ये सबनेट बनाने का काम करता है ये आपका वी स्विच जो है अलीबाबा का। तो इसको हम देखेंगे। अ वी स्विच इज़ अ जोनल रिसोर्स दैट यू कैन यूज़ टू डिवाइड अ VPC इनटू सबनेट्स, राइट। तो एक ये जो वर्चुअल स्विच है ये एक जोनल रिसोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने VPC को सबनेट्स में डिवाइड करने के लिए, सही है। और फिर वी स्विचेस इन द सेम VPC कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सेम VPC के अंदर वी स्विचेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन डिप्लॉय cloud resources to vSwitches in different zones to improve application availability and prevent services interruptions caused by single point of failure in a zone. आप क्लाउड रिसोर्सेज को अलग अलग जोन के स्विचेस के वी स्विचेस मतलब वर्चुअल स्विच में डिप्लॉय कर सकते हो ताकि एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो और एक जोन में किसी भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की वजह से सर्विस आपकी जो है रुके नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब वी स्विच क्रिएट करते हो, मसलन आपने एक रीजन में अपना एक VPC बना दिया, उसके बाद में आप जब वी स्विच क्रिएट जब आप बनाते हो तो ये आपको एक जोन में तो आप वी स्विच बनाना ही है। उसके बाद आपका जो भी अवेलेबल जोन है उस रीजन में, उसमें भी आप अगर वी स्विच क्रिएट करते हो तो ये एक हाई अवेलेबिलिटी यानी HA आपका बन जाता है। तो अगर आपके किसी एक स्विच में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इशू आया तो फिर आपकी सर्विसेज जो है रुकेंगी नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगा आपके दूसरे जोन में जो आपने VPC यानी जो वर्चुअल स्विच बनाया हुआ है, जो इंस्टेंस आपका बना हुआ है हाई अवेलेबिलिटी, तो सारा शिफ्ट हो जाता है वो दूसरे जोन पे। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए क्लाउड रिसोर्स को हम अलग अलग जोन के वर्चुअल स्विचेस पे कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, रिसोर्स को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक, तो मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये आप स्लाइड में देख सकते हो, ये आपका एक ये रीजन है। सपोज़ आपने मुंबई इंडिया रीजन जो है सेलेक्ट किया है
और उस रीजन में आपको जो अवेलेबिलिटी ज़ोन जो है उसमें ज़ोन ए और ज़ोन बी है। तो इस पे जो है ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए क्या करना होता है कि आप ज़ोन ए में आपने जो है एक वर्चुअल स्विच बनाया, उसको CIDR ब्लॉक जो आपने चूज़ किया था 192.168.00/16, उसमें से आपने क्या किया है, एक सबनेट ज़ोन ए में आपने बनाया। पहले आप क्योंकि आपका जो CIDR ब्लॉक था वो /16 था, और आपने जो वर्चुअल स्विच पे जो सबनेट बनाया हुआ है वो 192.168.1.0/24, ठीक। अब आपने यहाँ पे एक वर्चुअल स्विच या आपने सबनेट बना लिया, और उस पर आपने क्या किया, आपका अपना सर्वर, ये ECS जो है अपने सर्वर जो है सेटअप कर दिया। और साथ में ही आपने क्या किया है, ज़ोन बी में भी एक वर्चुअल स्विच आपने क्रिएट किया, और उसको आपने IP रेंज क्या दिया है, 192.168.2.0/24। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सेम रेंज की IP दोनों जोन में नहीं देना, क्योंकि फिर उसमें यानी कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने अगर ज़ोन ए में 192.168.1.0/24 दिया हुआ है, तो आपको दूसरे सबनेट की IP लेनी है। उसमें आपका CIDR ब्लॉक वही रहेगा, लेकिन आपको उसमें IP लेना है आपको 192.168.2.0/24। और फिर आपको पता है ये जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी ज़ोन जो है उसके अंदर जो भी आप इंस्टेंस बनाओगे VPC के अंदर, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू। तो मसलन आपका ये स्विच में कोई इशू आ गया, या फिर आपका ये सर्वर जो है इसमें कोई इशू आ गया, तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे अगर कुछ भी इशू आपको आएगा तो सारा कुछ आपका शिफ्ट हो जाएगा आपके ज़ोन बी वाले वर्चुअल स्विच पे और आपके सर्वर पे। तो इसका फ़ायदा ये है कि फिर आपका जो भी एप्लीकेशन उस पर होस्ट किया हुआ है आपने, उस पर डाउन टाइम नहीं आएगा, उस पर कोई इशू नहीं आएगा। ये आपको यानी हाई अवेलेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है ये, कि एक स्विच में या एक आपके सर्वर में कोई इशू है तो वो शिफ्ट हो जाता है आपके दूसरे सर्वर पे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये vSwitch का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। vSwitch का बेसिकली काम क्या है, क्लाउड में जो है सबनेट क्रिएट करना, और एक रीजन के अगर मल्टीपल जोन में एक सिंगल VPC के अंदर अगर आपने कई सारे vSwitches या सबनेट आपने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वो लोकल नेटवर्क के अंदर आपके VPC के अंदर हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें आपको बताते हैं राउट टेबल क्या होता है। अब आपने vSwitch देख लिया, सबनेट आपको समझ में आ गया, उसके बाद हम देखेंगे राउट टेबल। तो जैसे क्लाउड के अंदर आपको vSwitch मतलब आपको एक सबनेट करने के लिए एक वर्चुअल स्विच मिल जाती है, वैसे ही आपके पास एक vRouter करके भी होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो vRouter है, वर्चुअल राउटर, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम है राउट टेबल क्रिएट करना। तो ये इसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ द ट्रैफिक मैप, इट decides how data travel from one server to another. If you want internet access, you define the rule here. मतलब ये ट्रैफिक का एक मैप है जिसमें ये डिसाइड होता है कि एक सर्वर से आपके दूसरे सर्वर को डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा या किस रूट से जाना है। सही है। अगर आपके सर्वर को इंटरनेट एक्सेस देना है तो यहाँ पे हम एक रूल असाइन करेंगे ताकि आपका सर्वर जो है वो इंटरनेट तक जो है रीच कर सके। अब आप इसी स्लाइड में नीचे देखें, उसमें दो डायग्राम दिख रहा होगा आपको। जिन डायग्राम के नीचे, एक के नीचे लिखा हुआ है सिस्टम राउट टेबल और दूसरे के नीचे लिखा हुआ है कस्टम राउट टेबल। तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमको इस BPC में जो है दो टाइप के राउट टेबल हैं। तो हम पहले जानते हैं कि सिस्टम राउट टेबल क्या है। तो उसके नीचे जो है इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। अ वर्चुअल स्विच इज़ बाउंड टू द सिस्टम राउट टेबल बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर क्रिएशन। ऑल vSwitches इन द VPC यूज़ द सेम राउटिंग मेथड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप VPC जब क्रिएट करने के टाइम ही बाय डिफ़ॉल्ट अलीबाबा क्लाउड जो है एक राउट टेबल बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम राउट टेबल। और ये राउट टेबल बाउंड किसके साथ होता है, आपकी वर्चुअल स्विच या सबनेट के साथ में, ठीक है। और नंबर 3 इसका क्या ऑप्शन है, द सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट इट एंड यूज़र कैन नॉट मैनुअली क्रिएट। यानी ये जो आपका सिस्टम राउट टेबल है, इसको यूज़र जो है उसको मैनुअली नहीं बना सकता। ये अलीबाबा क्लाउड जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्रिएट करता है जब आप VPC बनाते हो। और दूसरा राउट टेबल क्या है, कस्टम राउट टेबल।
कस्टम राउट टेबल का क्या डिफिनेशन है? बाइंड वी स्विचेस टू कस्टम राउट टेबल टू कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो पर ईच स्विच। और ये बाउंड किसके साथ होता है? ये भी स्विच के साथ होता है। और ये नंबर 3 क्या है इसका कि क्रिएटेड बाय यूज़र, इसको आप अपने तरीके से बनाते हो। ये मसलन आप नहीं चाहते हो कि ये जो डिफ़ॉल्ट रूट टेबल है, सिस्टम राउट टेबल, आप उसको अपने वर्चुअल स्विच या सबनेट के साथ उसको यूज़ करना नहीं चाहते हो, तो अलीबाबा क्लाउड जो है आपको ऑफ़र करता है कि आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कस्टम राउट टेबल क्रिएट कर सकते हो। कस्टम राउट टेबल क्रिएट करने के बाद आप उस राउट टेबल को जो है अपने वर्चुअल स्विच या सबनेट के साथ में एसोसिएट कर सकते हो, और फिर उसमें फ्लेक्सिबल तरीके से आप अपने जो भी नेटवर्किंग रूल्स आपको डिफ़ाइन करना है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो उसमें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये राउट टेबल का थोड़ा तो आइडिया आ गया होगा आपको। राउट टेबल के बाद अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, और वहाँ पे हम देखेंगे VPC का दूसरा कंपोनेंट, और वो क्या है? ये सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या है ये? दिस इज़ अ वर्चुअल फायरवॉल, यू डिसाइड विच पोर्ट टू ओपन एंड विच टू ब्लॉक। मतलब ये आपका वर्चुअल जो है फायरवॉल है, जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सा पोर्ट आपको ओपन रखना है इंटरनेट पे और कौन सा ब्लॉक करना है। नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, सपोज़ आप 80 HTTP आप ओपन रखना चाहते हो, 443 ये आप ओपन करना चाहते हो, और SSH। तो आप नीचे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, आप इसको देखिए। आप सपोज़ आपके पास में 2 सर्वर हैं, आप इसको ECS1 ये आपका एक सर्वर हो गया और ECS2 आपका ये दूसरा सर्वर हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ECS जो 1 है इस पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ SSH अलाउ करना चाह रहा हूँ, SSH को जो है मैं इंटरनेट पे इसको अलाउ करना चाहता हूँ, और बाकी सारे पोर्ट जो है उसको ब्लॉक करना है मुझे। और आपके पास में ECS2 है, इस पर आप चाहते हो कि नहीं इस पर HTTP और HTTPS और SSH ये तीनों पोर्ट आपको अलाउ करना है। तो ये आप कहाँ से कर पाओगे? ये आप करोगे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में, आप रूल डिफ़ाइन करके। इसमें एक सैम्पल के तौर पे एक फ़ोटो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल इन सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपका जो इनबाउंड रूल है, ये आउटबाउंड जो होता है ये हमेशा अलाउ होता है ये, लेकिन इनबाउंड जो चीज़ें इंटरनेट से आपकी सर्वर की तरफ आ रही हैं उसको आप सिक्योर करने के लिए आप सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ करते हो। जिस सर्वर पे आप जो पोर्ट चाहो वो उसको आप अलाउ कर सकते हो, और जो आपको अलाउ नहीं करना है उसको आप डिलीट कर सकते हो या डिनाई कर सकते हो। अब जो है सिक्योरिटी ग्रुप के बाद में हम देखेंगे आज का लास्ट कंपोनेंट, और ये है आपका नेट गेटवे या इंटरनेट गेटवे। इसका काम क्या है? इफ़ योर सर्वर नीड इंटरनेट एक्सेस यू यूज़ अ नेट गेटवे। इट वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स प्राइवेट IPs इनटू पब्लिक IPs। तो नेट का तकरीबन आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, ये क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका काम क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेट IP होती है उसको हाइड करके या उसको ट्रांसलेट करता है किसमें? पब्लिक IP में, और उसके बाद में जो है वो इंटरनेट एक्सेस होता है उससे। तो आपकी जो भी प्राइवेट रिसोर्सेज हैं यहाँ पे ECS जो हैं, जो सर्वर्स हैं आपके, वो हर सर्वर में एक आपकी प्राइवेट IP होती है। तो अगर अब कोई सर्वर है आपके पास में और उसको आप इंटरनेट एक्सेस देना चाह रहे हो सिक्योर तरीके से, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? उसको नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो आप। और ये जो है नेट गेटवे वाले डायग्राम में जो है इसमें आपको एक तो इधर ये नेट गेटवे दिख रहा है, और दूसरा ये ALB और NLB दिख रहा है इसमें। ये ALB मतलब ये आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और NLB मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो इसको डायग्राम में देख के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोड बैलेंसर जो है वो आज अपने स्कोप में नहीं है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, और मैं बाद में कोशिश करूँगा कि ये लोड बैलेंसर पे जो है एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें हम जानेंगे उसको कि मतलब ये लोड बैलेंसर होता क्या है और अलीबाबा का जो लोड बैलेंसर है वो काम कैसे करता है। तो डायग्राम में ये देख के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ हम नेट गेटवे पे बात करेंगे इस वाली स्लाइड में। नेट गेटवे को जो है आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपके सर्वर और इंटरनेट के बीच का ऐसा मीडिएटर है जो आपके सर्वर्स की प्राइवेट IP को एक्सपोज किए बगैर आपको सिक्योर तरीके से आपके सर्वर को इंटरनेट एक्सेस करवाता है। और नेट गेटवे में आप और भी बहुत सारी सिक्योरिटी रूल्स जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। ये जब हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में हम लाइव देखेंगे ये चीज़। और मैं ECS का जो है प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि VPC और ECS को कंबाइन करके एक ही वीडियो में जो है दोनों का प्रैक्टिकल हम समझ लेंगे।
बस ये वीडियो यहीं तक। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि VPC आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।